बेटा व्हाट आर एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन? हम सबको पता है इवोल्यूशन तो होता है, ठीक है, इवोल्यूशन होता ही होता है, बट इवोल्यूशन होता क्या है ये हम लोग पढ़ने वाले, राइट? व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन? हमें पता कैसे चला कि यार इवोल्यूशन हुआ तो हुआ कैसे, ठीक है? सो आप लोगों में से कोई बताएगा कि क्या एविडेंस ऐसा हो सकता है जिससे पता चल सके कि इवोल्यूशन हुआ है? वेरी गुड, पहला पॉइंट फॉसिल, ठीक है। व्हाट इज फॉसिल? बेटा डेड रिमेन्स जो रह जाते हैं, ठीक है, पहाड़ों में जो जम जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉसिल, ठीक है। सो evidence that evolution of life forms has indeed taken place on the earth has come from many quarters। बड़े सारे ऐसे सबूत हैं जो बताते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। Fossils are the remains of hard part of the life forms found in the rock। रॉक में जो हार्ड पार्ट हमें मिलता है वो हमारे को बताता है कि yes, life has evolved a lot, right? Rocks form sediment and cross section of earth crust indicate this arrangement of sediments one over other during long history of the earth। बेटा एक बात याद रखना, सिंपल सी बात है, आपकी अर्थ है, अर्थ के अंदर जियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। व्हाट आर जियोलॉजिकल चेंजेस? चेंजेस विद इन द लेयर्स ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड जियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। सो इफ विल टॉक अबाउट जियोलॉजिकल चेंजेस, आपको पता है माउंटेन्स बन जाते हैं, टूट जाते हैं, ये सारी चीजें होती रहती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, जैसे अगर हम फॉसिल्स की बात कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर अगर एक चीज देखना चाहें तो क्या होगा? लेट्स से वी हैव अर्थ, अर्थ बना लें, ठीक है। लेट्स से ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर आपको पता है कि लेयर्स होंगी, अर्थ के ऊपर क्या होंगी? लेयर्स होंगी, ठीक है, काफी सारी लेयर्स होंगी। मान लो दीज आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। बीच वाला आपका अर्थ है या पूरा ही अर्थ ही मान लो? पूरा क्या मान लो? अर्थ ही मान लो। तो बेटा ये आपकी लेयर आ गई, ठीक है, और एक बाहर वाली भी लेयर ले लेते हैं, बाहर वाली लेयर आपकी ऐसी लेवल कर लेते हैं, राइट? तो दिस इज योर अर्थ, ठीक है। मान लेते हैं आपको एक फॉसिल जो मिला वो इस लेयर में मिला, इसको क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। बेटा इस वाले फॉसिल को क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। कौन सा फॉसिल सरफेस के ज्यादा क्लोज है? B1 इज, बेटा आप कहाँ रहते हो भाई? अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस कहाँ रहते हैं? ह्यूमंस इसके ऊपर रहते हैं ना, समवेयर हियर, ह्यूमंस विल बी हियर, ठीक है। तो ह्यूमंस के ज्यादा क्लोज कौन सा फॉसिल है? B इज मोर क्लोज, ठीक है, एंड A इज थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। तो B ज्यादा क्लोज है और A उससे ज्यादा नीचे है, राइट, ठीक है। कौन सा फॉसिल पहले बना होगा, कौन सा फॉसिल बाद में बना होगा? ए पहले बना होगा, बी बाद में बना होगा, क्योंकि जिस टाइम पीरियड में ये लेयर फॉर्म हो रही थी उस टाइम पे ए बना, ठीक है, फिर लेयर आती गई आती गई आती गई, उसके बाद जब ये वाली लेयर बनी तब आपका बी बना, राइट, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली फॉसिल ए, एज ऑफ फॉसिल ए इज मच ओल्डर देन द एज ऑफ फॉसिल बी। क्या हम ये बोल सकते हैं? तो बेटा कौन सी लेयर में कौन सी लेयर में आपका फॉसिल एग्जिस्ट करता है, इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके फॉसिल की एज क्या होने वाली है। बताओ ये वाली बात समझ में आई है नहीं? आ गई वाली बात समझ में? ठीक है बेटे, जिसको भी इस बात में कोई कंफ्यूजन हो मुझे बता देना, आई विल एक्सप्लेन अगेन, ठीक है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि फॉसिल की क्या एज है। हालांकि क्या ये एग्जैक्ट एज बताएगा? नहीं। मान लो ऐसा हो सकता है कि ये वाली लेयर बनी, ठीक है, फिर आपका फॉसिल इधर आ गया, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो इस टाइम पर मर जाता है, ठीक है, उसके बाद एक लेयर बनी, उसके बाद एक लेयर बनी, फिर एक लेयर बनी, फिर एक लेयर बनी, फिर क्या हुआ, आपका एक और ऑर्गेनिज्म आ गया जो मर गया, ठीक है, फिर आपकी लेयर्स आती हैं, हियर वी हैव लेयर्स। और बेटा उसके बाद ना कोई ऐसा चेंज आया, अर्थक्वेक आया, वोल्केनिक इरप्शंस आए, कुछ भी हुआ, बट सडनली बहुत सारी लेयर्स बन गई। सडनली क्या हो गया बेटा? बहुत सारी लेयर्स बन गई बेटा, और एक साथ बन गई। उसके बाद क्या हुआ, आपका कौन सा आया? ये वाला ऑर्गेनिज्म आया, ठीक है, और फिर आपकी फिर से लेयर बनती है,
राइट, ठीक है। अब ह्यूमंस कहाँ है? ह्यूमंस आर हियर। अब ह्यूमंस को क्या लगेगा कि ये वाला पहले बना, मतलब सबसे यंग ये वाला है, ये वाला काफी ओल्ड है और ये वाला बहुत ज्यादा ओल्ड है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसका नाम ए दे दूं, अगर मैं इसका नाम बी दे दूं और इसका नाम सी दे दूं, तो हमें क्या लगेगा कि ए और बी ऑलमोस्ट सेम टाइम पर बने हैं और बी और सी के बनने में काफी डिफरेंस है। बट क्या एक्चुअल में ऐसा है? नहीं बेटा, यहाँ पर कुछ ऐसे चेंजेस आ गए थे जिसकी वजह से मल्टीपल लेयर्स एक साथ बन गई थी, ठीक है। तो हमें सेडिमेंटेशन की लेयरिंग के अकॉर्डिंग एज का अंदाजा लगता तो है, लेकिन क्या वो अंदाजा एग्जैक्ट होता है? बेटा इतना एग्जैक्ट भी नहीं होता, क्योंकि डेफिनेटली इसका एज से डायरेक्ट कोई कोरिलेशन नहीं होता। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? ये वाली बात समझ में आ गई? 100%। इसके बाद आता है बेटा आपका, अगर आपको इनकी एज के बारे में अगर समझ में आ गया है तो उसके बाद क्या करना है? दिस थिंग इज क्लियर। एक और तरीका होता है जिससे हम एज कैलकुलेट कर सकते हैं आपके फॉसिल की, और वो तरीका क्या होता है? सतनाम कुछ तो ध्यान दे दो बेटा क्लास में, 1 रुपए का ध्यान तो दे ही दो कम से कम, ठीक है। ओके, हाँ बताओ, फॉसिल की एज और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सेडिमेंटेशन की लेयर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा देख करके, जैसे एक थोड़ा यंग सा लग रहा होगा, दूसरा थोड़ा बूढ़ा सा लग रहा होगा, है ना, तो हमें पता लग जाएगा ये वाला यंग है, ये वाला ओल्ड है। श्योर है? सही कह रहा है, श्योर है, सही कह रहा है, ठीक है। एंड रौनक तुम तो एकदम मुंह छुपा लो कि दिख ना जाऊं मैं मैडम को, मगर ऐसा होगा नहीं। सिमर ओके, रायका ने पढ़ने की पूरी कोशिश करी लेकिन उसे मिला नहीं, आंसर ही नहीं मिला, बाय गॉड, ठीक है। तो एनीवन इन द क्लास जिसको पता हो एज, फॉसिल के एज देखने का एक और तरीका? हम कार्बन डेटिंग। यस, कार्बन डेटिंग, ठीक है। द अनदर, गूगल कर लिया बेटा सक्सेसफुली? नो मैम, गूगल नहीं किया, पता था मेरे को, मैं पहले भी बोलने वाला था, ठीक है। कार्बन डेटिंग इज नेक्स्ट वे टू फाइंड द एज ऑफ द फॉसिल। बट व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कार्बन डेटिंग? आपको पता है कार्बन की कितने आइसोटोप्स होते हैं? कार्बन की कितने आइसोटोप्स होते हैं बेटा? 2 होते हैं, C12 और दूसरा आइसोटोप का नाम क्या होता है बेटा? C14। सो देयर इज अ C12 एंड C14 आइसोटोप, आप लोगों को मालूम है, ठीक है। हमारी बॉडी में कौन सा आइसोटोप मिलता है? C12 या C14? C12 मिलता है, ठीक है। आपका C12 जो आइसोटोप होता है बेटा, वो धीरे धीरे करके किस में कन्वर्ट होने लग जाता है? C14 में। अब और ये सब जो प्रोसेस है वो चालू होता है मरने के बाद। ये प्रोसेस कब चालू होता है? मरने के बाद, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बात याद रखना, ये C12 इज कन्वर्टिंग इनटू C14, राइट, ठीक है। कितना परसेंटेज C12 C14 में कन्वर्ट हो चुका है उसको कैलकुलेट करके आप कार्बन उस फॉसिल की एज का पता लगा सकते हो। दैट इज अनदर वे बाय विच यू कैन एक्चुअली फाइंड द एज ऑफ द फॉसिल, ठीक है। विच इज मोर एक्यूरेट वे ऑफ फाइंडिंग द एज ऑफ द फॉसिल? सेडिमेंटेशन वाला या कार्बन डेटिंग? कार्बन डेटिंग इज मोर एक्यूरेट, ठीक है। ये वाला ज्यादा एक्यूरेट होता है, बट हाँ इसमें एक्सपर्टीज ज्यादा चाहिए और सेडिमेंटेशन वाली लेयर के लिए ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं चाहिए होती है। बोलो बात समझ में आई या नहीं? आ गई। तो यहाँ पर एक बात याद रखना, डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट कंटेन फॉसिल ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेडिमेंट। सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू द मॉडर्न ऑर्गेनिज्म। बेटा कुछ उनमें से हमारे जैसे दिखते हैं, मॉडर्न ऑर्गेनिज्म की तरह दिखते हैं। They represent extinct organism, डायनासोर्स। बेटा डायनासोर्स आप लोगों को मालूम है जो पहले एग्जिस्ट करते थे मगर आज एग्जिस्ट करते ही नहीं है। डायनासोर्स बड़े इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है भाई। अगर अभी डायनासोर्स होते तो कितना मजा आता ना। आप अपने घर जा रहे हो और बीच रास्ते में आपको डायनासोर दिखाई दे गया, मजा सा नहीं आ जाता? 20 फीट लंबा है, आप अपने सेकंड फ्लोर पे खड़े हो, चाय वाय पी रहे हो और वहां पे डायनासोर आ गया आपकी खिड़की के ऊपर। सोचो अगर हाँ पेट रखेंगे डायनासोर को, इसकी खिड़की खुली होगी
डायनासोर ऐसे गर्दन पकड़ लेगा तुम्हारी, ठीक है। ओके, अब आगे ध्यान दो। A study of fossil in different sedimentary layers indicate geological period at which they existed and the study shows that life form varied over the time। बेटा आपके टाइम बढ़ने के साथ साथ आपकी लाइफ फॉर्म भी जो है वो क्या हुई है, वेरी करती हैं, ठीक है। नाउ हेंस न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ अराइजन एट डिफरेंट टाइम पीरियड ऑफ द हिस्ट्री। और बेटा जब हम फॉसिल रिकॉर्ड की स्टडी करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। इन एविडेंसेस को क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में, क्या बोलते हैं इसे, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, ये याद रख लेना। डू यू रिमेंबर हाउ एजेस ऑफ फॉसिल कैलकुलेटेड, डू यू रिकलेक्ट द मेथड ऑफ रेडियो एक्टिव डेटिंग, ठीक है, कार्बन डेटिंग और रेडियो एक्टिव डेटिंग, ठीक है। द प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रोसीजर वो मैंने आपको बता दिया, C12 और C14। वो जो कन्वर्ट होता है, यू कैन चेक द परसेंटेज ऑफ द हाउ मच कन्वर्जन हैज बीन डन एंड दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट द एज ऑफ द फॉसिल। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, ये वाला समझ में आ गया। तो पहला एविडेंस फॉर इवोल्यूशन क्या है, फॉसिल्स। फॉसिल्स होते क्या है, डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो आपको रॉक में मिलते हैं, ठीक है। किसी का डेड रिमेन क्यों मिलेगा जी, किसी का डेड पार्ट ऑफ द बॉडी मिलने का क्या मतलब होगा, कि वो डिकम्पोज नहीं हुआ। कोई ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कब होता है, आज मान लो, आज अगर हम कोई ऑर्गेनिज्म को ले लो, कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म है, डॉग है, कैट है, ठीक है, ह्यूमंस नहीं लेते, ओके, ठीक है। अगर मान लो हम एक डॉग को मिट्टी में दबा दें, ठीक है, और अबे मरा हुआ डॉग है भाई, मरा हुआ है, ये मेरी तरफ ऐसे देख रही है कि किसी भी डॉग को क्यों दबा दोगे भाई, ठीक है। तो अगर आप उसे मिट्टी में दबा दोगे, 20 साल बाद जाके देखोगे मिलेगा डॉग, नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा डॉग है, हड्डियां मिल जाएंगी भाई, ठीक है। डॉग मिलेगा साबुत, साबुत नहीं मिलेगा, क्यों नहीं साबुत मिलेगा, टुकड़ों में मिलेगा, टुकड़ों में नहीं डाला था हमने, ठीक है, हमने एक साबुत डाला था, हाँ जी भाई, क्योंकि आपका डॉग जो है वो डिकम्पोज हो चुका है, आपका डॉग क्या हो चुका है, डिकम्पोज हो चुका है। डिकम्पोज करता कौन है, अर्थ करती है, अर्थ। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एंड फंगस। बेटा दो, अब मेरी बात सुन लो, there are two organisms which are responsible for decomposition. The first one is your bacteria and second one is fungi. बेटा bacteria and fungi actually both are responsible for the decomposition, ठीक है। अब बैक्टीरिया और फंजाई कैसे डिकम्पोजिशन कराएंगे, जब वो ग्रो करेंगे, ठीक है। वो डिकम्पोजिशन कराते कैसे हैं, डिकम्पोजिशन फीड करते हैं मतलब खाते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरिया का भी कुछ फेवरेट खाना होगा, कुछ खाना फेवरेट होगा और कुछ खाना फेवरेट नहीं होगा। इसका मतलब कुछ चीजें जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगी, कुछ चीजें डिकम्पोज होने में टाइम लगाएंगी। कौन सी चीजें डिकम्पोज होने में टाइम लगाएंगी, जो खाना बैक्टीरिया का फेवरेट नहीं होगा उसमें डिकम्पोजिशन में समय लगेगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन क्या सबका होता है, प्लास्टिक का बिल्कुल भी नहीं होता है। देयर आर सर्टेन थिंग्स जिनका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, ठीक है। जा सकता 9th क्लास में लीव नाउ, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन सबका होता है, नहीं, डिकम्पोजिशन सबका नहीं होता, ठीक है। अब उसमें ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें डिकम्पोजिशन होगा, फंजाई की फेवरेट कंडीशन कौन सी है ग्रो करने वाली, ह्यूमिड, वार्म एंड ह्यूमिड, ठीक है। जब हम वार्म एंड, जो अभी का टेम्परेचर है वो दैट इज परफेक्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया बोथ, ठीक है। तो इस टाइम पे बैक्टीरिया ग्रो करेगा, जी हाँ। डिकम्पोजिशन होगा, जी हाँ, ठीक है। अगर कोल्ड टेम्परेचर पे रख दे तो डिकम्पोजिशन नहीं होगा। आप हिमालय पे चले जाओ, अगर आप हिमालय पर चले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, मान लो कोई हिमालय पे गया और उसकी डेथ हो गई तो क्या होगा, हाँ, लेकर आओगे, हाँ, नहीं, क्यों, क्योंकि बेटा वहां पर जाने के बाद पहली बात आप खुद अपनी लाइफ के साथ स्ट्रगल कर रहे हो भाई, जीने की कोशिश कर रहे हो, और दूसरी बात यह है बेटा कि जब आप ऊपर जा रहे हो
तो आपको खुद वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, यू आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद द एनर्जी, ठीक है। तो आप अगर किसी डेड बॉडी को लाओगे, पहले खुद तो बच के आ जाओ, डेड बॉडी कहाँ से लेकर आओगे, समझ में आया। जो लोग वहाँ पे मर जाते हैं कि उनकी बेटा जलाया भी नहीं जाता, कोई रिचुअल्स ऊपर नहीं करते भैया, ऊपर यहाँ पे जितने रिचुअल्स पॉसिबल होते हैं वहां पर पॉसिबल होंगे, डैम श्योर नहीं पॉसिबल होंगे। और वहां पर आपको बॉडी डिकम्पोज भी नहीं मिलेगी, सारी की सारी ऐसी पड़ी मिलेगी, क्यों, क्योंकि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो डिकम्पोजिशन के लिए फेवरेबल नहीं होती। हाँ बेटा तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर इतना डाउन है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तब भी ग्रो नहीं कर पाएगा, तब भी फायदा नहीं हो पाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, ये वाली बात समझ में आई। तो डिकम्पोजिशन हर चीज का नहीं होता, हर जगह नहीं होता, हर सिचुएशन में नहीं होता। आप अगर चांद पे जाकर मर जाओ तो आपकी बॉडी का डिकम्पोजिशन होगा? क्यों? उड़ जाएगी? उड़ कहाँ जाएगी भाई? वैसे इसका पॉइंट भी सही है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी बहुत कम होती है, तो डेफिनेटली पता नहीं क्या ही हो रहा होगा, ठीक है। हाँ भगवान के पास जाएगी अपने आप, तो भाई उसका अंतिम संस्कार वही हो जाएगा। हाँ भाई इतना सोचूंगी मैं आज रात को गाड़ी जाते हो। चलो ठीक है। हाँ यस बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो दैट कैन एक्चुअली डू एनीथिंग विद योर बॉडी, राइट, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन, तो एक बात याद रखना, ऐसी कंडीशन जहाँ पर डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है वहाँ के बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो एज सच रह जाते हैं, एंड दोज आर नोन एज फॉसिल। बताओ ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? बेटे क्लास में समझ में आ गई सारी बात? बनीत समझ में आई? यस मैम समझ आ गई। सारी समझ में आ गई। अरायना? यस मैम। चलो ठीक है। कशिका? कशिका? यस मैम। अरे बहुत तेज आवाज है, ठीक है, ओके। अनिका? यस मैम। समझ में आ रहा है? हाँ जी। चलो सेकंड इज एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर द इवोल्यूशन। सेकंड क्या है आपका? एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर द एविडेंस, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिकल, आप एक बात याद रखना, ऑर्गेनिज्म कैसा भी हो उसके एम्ब्रियोज हमेशा सेम होते हैं, ठीक है। आप किसी, भाई सिंपल सी बात है, मुझे तो इतना मालूम है, मत करो शौर्य, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा, जैसे अगर आपने 1 डे ओल्ड चाइल्ड देखा, ठीक है, या 1 घंटा ओल्ड चाइल्ड देखा, ठीक है, तो आप 2-3 चाइल्ड में डिफरेंशिएट कर पाओगे? नहीं नहीं नहीं, मैं फोन तो देने से रही बेटा। मैम हाँ मैम हमारी मैम ने बताया था जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब जब वो अंदर फीटस के अंदर होते हैं हाँ, तब वो उनके सिर फीटस के के पीछे अंदर नहीं होते, मतलब- फीटस के अंदर नहीं होते बेटा, जब बच्चे हाँ फीटस हाँ होते हैं। हाँ हाँ, मतलब जब थोड़ा बहुत डेवलप हो जाते हैं, जब वो थोड़े बहुत मतलब तब फीटस उनके सिर के फीटस पीछे गिल्स होते हैं। हाँ हाँ वो होता है, यस, लेकिन ये थ्योरी डिसमिस भी कर दी थी फिर। चलो अब यहाँ पर ध्यान दो, ये थ्योरी डिसअप्रूव कर दी थी बेटा, ठीक है, ये इन्होंने डिसअप्रूव कर दिया था। अब सुन लो मेरी बात, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, आप एक बात याद रखना, 1 डे ओल्ड या 1 आवर ओल्ड चाइल्ड को अगर आप देखोगे तो यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश, ठीक है। सोचो आप 1 दिन के बच्चे को 1 दिन में देखा और उसके बाद 4-5 दे दिया और अब बोले आइडेंटिफाई करो, you will not be able to do that. Why? Because all of them look very much similar, ठीक है। चलो 1 डे ओल्ड तो तब भी चल जाएगा, ठीक है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 महीने का एम्ब्रियो दे दे तो डिस्टिंग्विश कर पाओगे? अबे कैसे भी दे देंगे, मुझे क्या पता। हाँ तो डिस्टिंग्विश कर लोगे पक्का? मार्कर से लेवल करके डिस्टिंग्विश करेगा ये। चलो ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो। बेटा एक बात याद रखना, अगर आप एम्ब्रियोज देखोगे तो आप ह्यूमंस का तो मारो गोली, आप एनिमल्स के भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि दे आर ऑल्सो वेरी मच सिमिलर। या कैसा हो सकता है? हाँ
पहली बात तो एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन करता ही नहीं। जो भी है तो भाई बायोलॉजी से परे बात करोगे तो मैं तो कर ही नहीं सकती, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे ध्यान दो, हाँ पागलों की कमी थोड़े है दुनिया में, कोई ना कोई तो रहा ही होगा। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। बेटा embryological support for the evolution was also proposed by Ernst Haeckel, ठीक है। that was on the basis of observation that certain feature during embryonic stage is common to all the vertebrate। बेटे आपके embryonic stage की कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो common होती हैं in all the vertebrate and that is absent in adult stage। वो बोलते हैं कि embryonic stage में कई सारी चीजें common होती हैं और वो adult में absent होती है। For example, embryos of all the vertebrates including human develop a vestigial gill slit just behind the head। कि हमारे सर के पीछे गिल स्लिट्स होते हैं। गिल स्लिट्स कहाँ पे होते हैं? फिश में होते हैं ना। उन्होंने कहा ह्यूमंस के पास भी गिल स्लिट्स होते हैं। एम्ब्रियो चेक कर लो, समझ में आया? ठीक है। और ये कौन सा ऑर्गन है बेटा? वेस्टिजियल ऑर्गन है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेस्टिजियल ऑर्गन? व्हाट इज हाँ बेटा, वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब ये होता है जिसका पहले कोई यूज था बट अब वो बिना, मतलब अब उसका यूजलेस है वो ऑर्गन, उसका कोई भी यूज नहीं है। दैट इज कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। वेस्टिजियल एंड गिल स्लिट इज जस्ट बिहाइंड द हेड बट फंक्शनल ओनली इन द फिश। तो उन्होंने बोला सारे ह्यूमंस के अंदर भी गिल स्लिट्स होता है लेकिन फंक्शनल सिर्फ किस में होता है? फिशेस में होता है, ठीक है। एंड नॉट फाउंड इन एनी अदर एडल्ट। तो उन्होंने बोला था एम्ब्रियो में गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन आपके एडल्ट में गिल स्लिट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। However, this was disapproved by the study performed by Carl Ernst। बेटा कार्ल अर्न्स्ट वॉन बियर, बेटा नाम ही बहुत लंबा है, कार्ल अर्न्स्ट वॉन बियर, ठीक है। He noted that, he said that embryos never pass through adult stages of other animal। एम्ब्रियो कभी किसी की एडल्ट स्टेज से पास नहीं करता, किसी का भी एम्ब्रियो किसी की एडल्ट स्टेज से। ह्यूमंस है ना, हम फिश की एडल्ट स्टेज से क्यों पास करेंगे भाई? उनका गिल स्लिट हमारी एम्ब्रियो में क्यों आएगा? आई बात समझ में? तो बेटा इस वाली थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया था। इस थ्योरी को प्रपोज किसने किया था? अर्न्स्ट हैकेल ने। डिसअप्रूव किसने किया? कार्ल अर्न्स्ट वॉन बियर, ठीक है। ये समझ में आया? तो क्या ये थ्योरी सही है? ये थ्योरी बिल्कुल भी सही नहीं है और ह्यूमंस में कोई गिल स्लिट्स किसी भी स्टेज में प्रेजेंट नहीं होते, ये बात याद कर लो। ये वाला लाइन पढ़ो, क्विकली पढ़ो, ये क्विकली पढ़ो भाई। शौर्य बुक कहाँ है? बुक खोलो। ओ नालायक, खोल लो किताब, लेकर आयो, खोलो ना बेटा। कुछ भी करना, बस किताब नहीं खोल देनी गलती से भी, हैं? साथ पढ़ेंगे, साथ पढ़ेंगे, साथ बढ़ेंगे। सबका साथ सबका विकास। मेरे को लग रहा है एक और फोन मेरे पास आ रहा है अब। गुरमेहर 6778, ये मम्मी का है तो मम्मी का नाम सेव कर लेते। मम्मी का फोन नंबर ही नहीं सेव कर रखा भाई, तो भाई 2 नंबर भी सेव हो जाते हैं ना। नहीं मम्मी है। ओए पढ़ लो बेटे, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ने में पैसे नहीं लगते, पढ़ लो। नालायक, यही गिल स्लिट वाला। अभी नहीं बेटा, आधे घंटे बाद।
हो गया बेटा? हाँ हाँ क्या हुआ? इस चैप्टर के बाद बायोटेक स्टार्ट करनी है ना हमें? हाँ और क्या? और क्या? नहीं, किताब किताब खुल गई लड़के की, और क्या चाहिए? मैम हाँ बेटा। आपने बोला था 8:30 क्लास लोगे आज। हाँ 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 मैम, मॉल बायो करा देना। मॉल बायो? यस मैम, 8:30 में मतलब रिवाइज करा देना, आपने बोला था आप कराओगे। However, this study was disapproved by ओए नालायको। कौन सा? कब है? क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? मतलब एवोल्यूशन तक आ रहा है, ठीक है, तो अब तो पढ़ ही लो, ठीक है। सतनाम प्लीज पे अटेंशन। तो बेटा आपका अर्नस्ट हैकेल ने क्या दिया था थ्योरी, दैट ऑल एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैव समथिंग इन कॉमन, ठीक है, बट इसको डिसअप्रूव किसने कर दिया? कार्ल अर्नस्ट वॉन बियर ने डिसअप्रूव कर दिया था। कंपैरेटिव एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब उनके एनाटॉमिकल फीचर्स एंड मॉर्फोलॉजी शोज सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिज्म टुडे एंड दैट एग्जिस्टेड years ago, right? ठीक है। such similarities can be interpreted as to understand ancestors were shared or not। बेटा सिमिलैरिटी के बेसिस पर हम ये पता लगा सकते हैं कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो शेयर्ड हैं या नहीं हैं। व्हाट टाइप ऑफ सिमिलैरिटीज डू वी हैव? हम कितनी टाइप की सिमिलैरिटी शेयर करते हैं? हाँ, और सांस लेते हैं, और कितने टाइप के सिमिलैरिटीज एग्जिस्ट करती हैं? बेटा सिमिलैरिटीज दो टाइप की होती है, एक होता है कॉमन एंसेस्टर के बेस पे कि आपका एंसेस्टर कॉमन है या नहीं है, और दूसरा होता है कॉमन हैबिटेट के बेस पे, ठीक है। अगर आपका कॉमन एंसेस्टर है तो भी सिमिलैरिटी होगी, आपके और आपके भाई बहन के बीच में सिमिलैरिटी होगी, राइट? कॉमन एंसेस्टर है ना पेरेंट्स, ठीक है। बेटा such similarities can be interpreted to understand whether common ancestor we have shared or not। बेटा कॉमन एंसेस्ट्री के बेस पर जो सिमिलैरिटी होती है, ठीक है, उसे वो होता है जो सिबलिंग्स के बीच में सिमिलैरिटी होती है, और दूसरा किसके बीच में होता है? जो आपका कॉमन हैबिटेट पे। जैसे आप अगर चले जाओगे, कहाँ चले जाओगे, फॉर एग्जाम्पल अपने स्कूल में चले जाओगे, ठीक है ठीक है, चलो रायका के स्कूल में चल लेते हैं, ठीक है। तो रायका की क्लास के अंदर सबको डीएनए क्या होता है ये तो पता ही होगा, ठीक है। वो क्यों पता है? क्योंकि बोथ ऑल ऑफ देम आर इन द सेम क्लास, तो कई सारे चीजों के आंसर इनके क्लास के बच्चे दे पाएंगे। इज दैट बिकॉज ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री और कॉमन हैबिटेट? कॉमन हैबिटेट, ठीक है। जितने भी डॉक्टर्स होंगे उन सबके बीच में कोई सिमिलैरिटी होगी, वो कॉमन एंसेस्ट्री का सिमिलैरिटी है या कॉमन हैबिटेट का है? कॉमन हैबिटेट की सिमिलैरिटी है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं आपके और आपके भाई या बहन के बीच में जो सिमिलैरिटी है वो कॉमन एंसेस्ट्री है, ठीक है। अब मान लो अगर यहाँ पर मान लो यहाँ पर अगर यार यहाँ पर कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, है नहीं वो, ठीक है। मान लो यहाँ पर भाई भी हो, ठीक है, मेरा भाई, ओके, और हम सारे मर जाए, अरे भूकंप आए और हम सारे के सारे, ओ सॉरी, हम तो बाढ़ से भी मर सकते हैं ना। बाढ़ से क्यों? वो बच्चे मरे तो थे यार करोल बाग में। अच्छा चलो छोड़ो, जाने दो, ठीक है
अब प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। अगर हम सारे यहाँ पर मर जाएं तो किसकी सिमिलैरिटी जो होगी वो विजिबल होगी? किसके साथ? यस, टेम्परेचर, ठीक है। आप में से किसी की सिमिलैरिटी, आप सारे क्लास 12th में हो, क्या सिमिलैरिटी विजिबल होगी कि तुम सारे 11वीं क्लास में हो? ओ सॉरी 12वीं में हो। बेटा प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। तो एक बात याद रखना, मतलब अगर हम सारे यहाँ पर मर भी जाएंगे और आगे चल के कोई हमारे फॉसिल अगर स्टडी कर रहा होगा तो डेफिनेटली मेरे और भाई में उनको सिमिलैरिटी मिल जाएगी, बिकॉज डेफिनेटली वी हैव रिसेंट कॉमन एंसेस्टर, राइट। और आप लोगों के बीच में 12th क्लास यानी कि कॉमन हैबिटेट की जो सिमिलैरिटी है वो रियल सिमिलैरिटी नहीं है, क्योंकि वो आगे चल के विजिबल नहीं होगी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? ये वाली बात समझ में आ गई? तो ये वाली बात क्लियर हो गई। अब एक बात याद रखना बेटा, फॉर एग्जाम्पल व्हेल, बैट, चीता, ह्यूमन, दे ऑल हैव सेम पैटर्न ऑफ बोन्स इन देयर फोर लिम्स। फोर लिम्स में बेटा सबका पैटर्न सेम होता है। अगर आप देखोगे, आप लोगों को पता होगा, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, राइट, ठीक है। ह्यूमरस, यहाँ पर रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, और ये वाले क्या होते हैं? फेलेंजेस होते हैं। ह्यूमरस कितना होता है? 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8 होते हैं मेरे हिसाब से, कार्पल 8 होते हैं, मेटाकार्पल 5 होते हैं, और फेलेंजेस 14 होते हैं, फेलेंजेस 14 होते हैं, ठीक है। तो बेटा ये आपके नंबर्स हैं ये, और ये बेटा चाहे आप वेल में देख लो, चाहे आप बैट्स में देख लो, चाहे आप चीता में देख लो, चाहे ह्यूमन में देख लो, ये पैटर्न सब में सेम होता है, ये पैटर्न सब में सेम होता है। इज दैट बिकॉज ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री और कॉमन हैबिटेट? कॉमन एंसेस्ट्री, कॉमन एंसेस्ट्री, क्योंकि सारे के सारे ओरिजिन सबका सेम है, ऑल ऑफ देम आर वर्टिब्रेट्स, राइट, ठीक है, इसलिए सब में सिमिलैरिटी मिलेगी, ठीक है। Hence, in these animal same structure developed along the different direction. बेटा स्ट्रक्चर सेम था और वो अलग अलग डायरेक्शन में चला गया। ह्यूमंस ने अलग चीज के लिए यूज किया, चीता ने अलग चीज के लिए यूज किया, बैट ने अलग चीज के लिए यूज किया, वेल तो स्विम करता है, राइट, ठीक है। ऐसे इवोल्यूशन को क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ऐसे इवोल्यूशन को क्या बोलते हैं बेटा? डाइवर्जेंट। शुरू एक पॉइंट से हुआ था और बाद में चल के डाइवर्ज हो गया। रनअप किसका फोन है? आज सबको मम्मी के मैसेज आ रहे हैं, और मम्मी के कॉल पे तो मैं कभी कुछ कहती ही नहीं। कहाँ? अच्छा ठीक है, कोई नहीं। अच्छा ठीक है, तो अभी ठीक है पापा? चलो ओके। अब हाँ हाँ नहीं, सही है, सही होंगे यार। अब तो काफी एडवांसमेंट आई चुकी है टेक्निक्स में, तो डेफिनेटली सही होंगे, ठीक है। अब यार ये लड़का सही में नालायक है, 1 नंबर का। हाँ हाँ, पेन की कमी थोड़े होने देगा रोना। Sure, please pay attention in the class. I know the class is boring, but just because of you. अब यहाँ पे ध्यान दो, ओए ओए ओए, सन लाल होता है तुम्हारा। सनसेट हो रहा है ना? अच्छा फिर ठीक है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन समझ में आ गया? सिमर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन समझ में आया? क्या समझ में आया? यस, शुरुआत सेम से हुआ था बट डाइवर्सिफिकेशन हो गया। समझ में आया? रौनक समझ में आया? शौर्य समझ में आया? सतनाम, रायका समझ में आया बेटा? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और बेटा इसी को बोलते हैं हम होमोलोगस। अच्छा, होमो का मतलब क्या होता है? सेम, और लोगस का मतलब क्या होता है? ओरिजिन। होमो इज सेम और लोगस इज ओरिजिन। तो बेटा सेम ओरिजिन, जिनका ओरिजिन सेम होता है उसे क्या बोलते हैं हम? होमोलोगस बोलते हैं। होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। और बेटा सेम ओरिजिन का मतलब ही क्या होता है? कॉमन एंसेस्ट्री। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बेटे आ गई वाली बात समझ में?
अदर एग्जाम्पल्स आर वर्टिब्रेट, हार्ट एंड ब्रेन। बेटा हमारा हार्ट एंड हमारा ब्रेन, तो विद इन वर्टिब्रेट अगर आप देखोगे आपका दिमाग और आपका दिल दोनों सेम चीज से बना है, बट फंक्शन अलग अलग तरीके से करता है। इज इट अ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या कन्वर्जेंट? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलॉजी, एनालॉजी? होमोलॉजी। बताओ बात समझ में। तो होमोलॉजी के कितने एग्जाम्पल हम लोगों ने लर्न करे? पहला ब्लू व्हेल, चीता, बैट, ह्यूमन, दे ऑल शेयर द पैटर्न ऑफ बोन्स। और कौन कौन सी बोन? ये वाली ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। फैलेंजेस कितने होते हैं? 14। और बेटा 14 होते हैं। तीन 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 और गिन रहे थे तुम, इधर कहाँ गिन रहे थे भाई? ठीक है, क्लियर है सर में। और बेटा मेटाकार्पल कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 5 मेटाकार्पल कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रेन और हार्ट, ये भी होमोलॉजी के एग्जाम्पल है, यानी कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के एग्जाम्पल है। फिर आता है बेटा आपका प्लांट्स में, अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ द बोगनविलिया। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द प्लांट बोगनविलिया? बोगनविलिया देखा है? देखा हुआ है कहाँ पर? बेटा ये रोड पे अगर आप देखोगे रंग बिरंगे पौधे दिखाई देते हैं, और वो सारे पौधे क्या है? बोगनविलिया है। वो सारे पौधे क्या हैं? बोगनविलिया हैं। ठीक है, बहुत सारे कलर्स में दिखाई देते हैं, यू कैन सी देम। तो थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया, टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा रिप्रेजेंट्स होमोलॉजी। बेटा दोनों के फंक्शन अलग है, एक थॉर्न है, दूसरा आपका टेंड्रिल है, बट दोनों का ओरिजिन सेम है, दोनों का ओरिजिन सेम है। तो पहला थॉर्न ऑफ बोगनविलिया और दूसरा टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई बात समझ में? पक्का। तो अभी तक हमने होमोलॉजी के एग्जाम्पल कितने देखे? 3 एग्जाम्पल। पहला व्हेल, बैट, चीता, ह्यूमन। में बोन्स के नाम बताओ सतनाम। इस वाली का बोलो। अबे बहुत है तुम में ह्यूमर। रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। दोबारा बोलो। अबे ह्यूमर ही नहीं, ह्यूमरस। ठीक है, मैं कुछ दिनों में भूल जाऊंगी, ह्यूमर होता है, ह्यूमरस होता है। ठीक है, रायका बोलो। अरे तुम्हें तो याद है। सिमर तुम बोलो। नी कवर, या ये तो याद होना ही चाहिए। अबे वही होता है यार, मतलब ज्यादा कभी दुख हो तो मेरी डिग्री देख लेना, पता चल जाएगा। ओके, शौर्य बोन्स के नाम बताओ। शौर्य बन गया पौधा, शौर्य पौधा बना रहा है यार। तो ये याद हो गया, थॉर्न्स ऑफ अबे बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। ठीक है, होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, वेयरएज एनालॉजी किस पे वो होता है बेटा? एग्जैक्टली सेम सिचुएशन। ठीक है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई देखा है? तितली देखी है? ठीक है, उसके विंग्स एंड बर्ड्स के विंग्स दोनों सेम काम करते हैं, दोनों का फंक्शन सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का अलग है। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। ये क्या है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। दिस इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई and birds, they look alike but they are not anatomically same structure, and that's why they perform same function. This is convergent evolution. और ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? एनालॉगस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एनालॉजी आर द आई ऑफ ऑक्टोपस। ऑक्टोपस की आई, ऑक्टोपस का दूसरा नाम मालूम है किसी को भी? एनीवन इन द क्लास? ऑक्टोपस का दूसरा नाम? ऑक्टोपस कौन से फाइलम को बिलोंग करता है? मोलस्का। उसका दूसरा नाम जो विद इन ब्रैकेट लिखा हुआ है, डेविल फिश। ठीक है, दैट इज डेविल फिश। ओके, ऑक्टोपस इज अ डेविल फिश। नाउ ऑक्टोपस की आंखें एंड मैमल्स की आंखें, ठीक है, दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? एनालॉजी के।
फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ये भी क्या है, एनालॉजी है दोनों. वन कैन से दैट सिमिलर हैबिटेट दैट रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ द सिमिलर एडेप्टिव फीचर्स. ठीक है, तो पेंगुइन एंड डॉल्फिन में भी आपका क्या है, दोनों के फ्लिपर्स हो या फिर आई ऑक्टोपस की या मैमल्स की, ये सब आपका एनालॉजी का एग्जाम्पल है. बोलो याद हुआ या नहीं हुआ. प्लांट्स में क्या एग्जाम्पल दे रखा है, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो. Sweet potato is a root modification, potato is a stem modification. They also represent analogy. किस किस को याद हो गया, किस किस को याद हो गया. एनालॉजी के कितने एग्जांपल्स दे रखे हैं बेटा, 2 एनिमल्स में से और 1 प्लांट में से. होमोलॉजी के कितने एग्जांपल दे रखे हैं, 2 एनिमल में से 1 प्लांट में से. ठीक है, तो ये याद होने चाहिए. होमोलॉजी के एग्जांपल बताओ जल्दी. होमोलॉजी के एग्जाम्पल बताओ क्विकली. होमोलॉजी के एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके वेल, चीता, बैट, ह्यूमन की बोन्स. बोन्स के नाम बोलो सतनाम. अल्ना, यू से होता है, यू से होता है अल्ना. कोई नहीं, कैपिलरी नहीं है बेटा. कार्पल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. ठीक है, तो ये हो गया. ह्यूमन हार्ट एंड ह्यूमन ब्रेन आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉजी. प्लांट का एग्जाम्पल बताओ. बोगनविलिया का थॉर्न और कुकुरबिटा का टेंड्रिल, ये भी किसके एग्जाम्पल है, होमोलॉजी के. एनालॉजी के एग्जाम्पल बताओ. ऑक्टोपस की आंखें और ह्यूमंस की नहीं, पेंगुइन, मैमल्स, या नहीं मैमल्स में बहुत सारे आते हैं. ठीक है, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन. ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका उसमें प्लांट में एग्जांपल क्या है, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो. पोटैटो किसकी मॉडिफिकेशन है, स्टेम, और स्वीट पोटैटो रूट की मॉडिफिकेशन है. किस किस को मेरी बात समझ में आ गई बेटा, आ गई. किस किस को याद हो गया. सिमर सुना सकते हो बेटा, सिमर ट्राई करो, देखो शौर्य सुना देगा भी सारा का सारा. शौर्य सुना दो. शौर्य नहीं, गंदी बात, गंदी बात. मुझसे भी सुन लिया करो. हैं, बनीत सुना रहा है आज, बनीत सुना रहा है. बनीत सुनाओ. मैम ह्यूमंस में बोन्स पहले आती हैं, फिर उसमें होता है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल और मेटाकार्पल, हाँ, फैलेंजेस. फेलेंजेस. ठीक है, ये किस और किस फिर में होते हैं, क्या मैम. ये किस किस में होते हैं. मैम ये ह्यूमन, वेल, चीता, वेल और बैट में होते हैं. वेरी गुड. ठीक है, उसके बाद ह्यूमंस में वर्टिब्रे में बताओ. वर्टिब्रेट्स में पहला ब्रेन और हार्ट. हमारा दिल और दिमाग दोनों सेम चीज से बना है बट काम अलग अलग करता है. ठीक है, ओ बेटा याद हुआ, बनी. यस मैम. ठीक है, और प्लांट वाला एग्जांपल बताओ क्विकली. मैम जैसे बोगनविला में वो टेंड्रिल्स और बोगनवेलिया के थॉर्न्स होते हैं बेटा, और कुकुरबिटा के टेंड्रिल होते हैं. हाँ सॉरी, हाँ, वो दोनों एक ही उससे और वो हुए थे, ओरिजिनेट हुए थे और उनके फंक्शंस अलग हैं. कुकुरबिटा को पता है कौन बिलोंग करता है, वो कुकुम्बर क्या बोलते हैं, खीरा. ठीक है, और उसमें अगर आप देखोगे उनकी जो वो होती हैं स्टेम्स होती हैं, दोज आर वेरी वीक. क्या कर रहे हो भैया सतनाम. हाँ, तुम फोटो कहाँ क्लिक कर रहे हो भाई, मम्मी को विश्वास नहीं हो रहा. ओए हाँ, समझ में आ गई बात. तो ये क्लियर हो गया. क्या नाम है, समझ याद हुआ. ठीक है, हुनर सुनाओ बेटा. हुनर, अरायना याद हुआ बेटा. हाँ मैम 50-50 सुनाओ सुनाओ, तुम्हारी हेल्प करूंगी मैं. थोड़ा मैम. तेज सुनाना, रायका सो गई है. इसमें क्या कहते हैं, पहले तो ह्यूमंस में जो बोन्स आती हैं वो पहले होती है ह्यूमरस, फिर रेडियस, फिर अल्ला, कार्पल, मेटाकार्पल और फेरेंजिस. वेरी गुड. ये किस किस में होते हैं बेटा, ये बोन्स.
ये बोन्स होती है मैं उसमें ह्यूमंस में, चीता में, वेल में और बैट में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अगर मैं वर्टिब्रेट्स की बात करूँ तो दो स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो होमोलॉजी रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, एक होता है डाइवर्जेंट होमोलोगस नहीं और नहीं बेटा, दिल और दिमाग, दिल और दिमाग, अच्छा हार्ट एंड ब्रेन, ठीक है। दे ठीक है बोथ ठीक। हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम थिंग बट हैव बीन डाइवर्जेड टू परफॉर्म टू डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। और ठीक प्लांट्स है। में होता है बेटा बोगनविलिया, जिसका थॉर्न, और आपका बोगनविलिया के बाद क्या आता है, टेंड्रिल्स ऑफ कुकरबिट, कुकरबिटा, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी। अब अगर मैं एनालॉगस के एग्जांपल पूछूंगी तो उसमें क्या आ जाएगा बेटा आपका, पहला आ जाएगा ऑक्टोपस की आई और हाँ हाँ, और मैमल्स। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स और डॉल्फिन्स। वेरी गुड। और और प्लांट में बता दो। स्वीट पोटैटो जो रूट मॉडिफिकेशन से हो रहा है, और पोटैटो जो स्टेम मॉडिफिकेशन से हो रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सही तो बोली यार तुम, क्यों क्यों ना। हाँ, बटरफ्लाई और बर्ड्स वाला भी होता है कि बटरफ्लाई और बर्ड दोनों में विंग्स हाँ होते हाँ हैं, हाँ मगर हाँ। दोनों के विंग्स होते हैं। ये समझ में आ गया? आ राना, वो गया। समझ में आया डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट? डाइवर्जेंट एक बार दोबारा समझा दो, बेटे कन्वर्जेंट का होगा। डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि शुरुआत तो सेम से हुई थी बट बाद में अलग अलग काम करने लग गए, मतलब ओरिजिन सेम। सेम, फंक्शन इसका अलग है और इसका फंक्शन अलग है, इसे बोलते हैं डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट तो कन्वर्जेंट मतलब कि ओरिजिन तो अलग अलग थे मगर फंक्शन सेम है। सेम हो गया। समझ में आया रहा है ना? हाँ अनिका समझ में आया? अनिका? हाँ जी मैम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ गया। ठीक है। अब अभी 8:30 बजे भी होगी क्लास। ओके मैम। नहीं नहीं भैया, ऐसे रहने देते तो महीने भर तक रहने ही देंगे। फिर ये कह रहा फिर तो रहने ही देते हैं आज तो। चलो बाय बाय, टाटा ऑल ऑफ यू।